Very good afternoon to all of you. My name is Sandeep and I'm your Indian Polity faculty and आप अच्छे से मुझे जानते हैं. So welcome to the online portal of Viranda IAS. ठीक है, और आज जो हम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है. यूपीएससी का इतना बढ़िया टॉपिक है एंड इंडियन पॉलिटी की शुरुआत इसी बेसिक से होती है. तो हमने प्रीवियसली काफ़ी चीज़ें ऐसे पढ़ी हैं जो बड़ी अट्रैक्टिव थी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. उनके डायनामिक्स को समझा है, स्टैटिक्स को समझा है, बेसिक्स को समझा है. ठीक है, तो आज बेसिकली इन डेप्थ हम घुस के एज एस्पिरेंट स्टार्ट करेंगे. यहाँ से एक्चुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होती है, जहाँ पे आप टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे कि वहाँ पे क्या वेटेज है उसका एग्जामिनेशन में, क्यों इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्यों यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देनी है अपनी, जिससे आपको बेटर रिटर्न मिलेगा. ऑलराइट, ये वो टॉपिक है जहाँ पे आपको बेसिकली एकदम सिंपल तरीके से याद रखना है. जैसे आप बुक खोलते हो ना, तो बुक खोलते ही आप सबसे पहले क्या करते हो, आप देखते हो कि इंडेक्सेस क्या क्या है, इंडेक्सेस के अंदर चैप्टर क्या क्या है, चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स क्या क्या है. ठीक वैसे इंडियन पॉलिटी में ये पार्ट है. जब आप सबसे पहले ओपन करोगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द यूपीएससी एंड यूपीएससी अरीना, यूपीएससी एग्जाम बोर्ड विल टेकिंग चांसेस टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या है, कैसे है, स्टूडेंट कितना समझता है. एज अ ब्यूरोक्रेट आपको ये ऑपरेट करके चलना, लंबे टाइम तक चलना है. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं चीजें कह रहा हूं, आपको समझना, आपको पढ़ना भी है और आपको इसे एग्जीक्यूट भी करना है, साथ ही साथ लोगों से भी करवाना है. चलिए, तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं. जो अपना फर्स्ट चैप्टर, अपना जो फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स का सिर्फ आज हम इंट्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कितने टोटल फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में हर राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हर राइट्स को कलेक्ट कहां से किया गया है, और क्यों उसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्यों है, किस शेड्यूल के पार्ट में आता है. तो एक टर्म स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि क्या वेटेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक का उस एग्जामिनेशन में. ऑलराइट, सिंपल फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल राइट्स में आपको ओवरऑल जिस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, पहले आपके दिमाग में ये राइट्स वाला पॉइंट होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, राइट से क्या होता है, इट मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समथिंग डिमांडेड. ये ऐसी चीज बनी है जिसका डिमांड बहुत रहा है. ठीक है, इसका डिमांड ऐसा रहा है कि बिना इसके आपका काम चल नहीं सकता. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिया. ठीक है, जिसे इनेक्टेड किया गया था, इनेक्टेड के बाद से एप्लीकेबल किया गया. तो सबका एक टाइम पीरियड है, वो भी हिस्ट्री इसमें आएगी. तो फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार कुल कितने जरूरी हैं आपके लिए हर पायदान पे, आज हम इसको देखेंगे और साथ कवर करेंगे. ठीक है, चलिए, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है, अंदर देखते हैं. सबसे पहले हमारे स्लाइड पे है कि आप देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स लिया कहां से गया. तो आपको शायद याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, हमारे डिस्कशन में था कि पहले तो फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वोटिंग राइट्स, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब कुछ हमारा नहीं है. हमने वी हैड ऑलरेडी बोरोड फ्रॉम सम डिफरेंट कंट्रीज और उसको हमने अपने यहाँ एग्जीक्यूट किया, एड ऑन किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे एग्जीक्यूट किया. ठीक है, तो इसे भी ठीक ब्रिटिशर्स ने बहुत पहले बनाया था और इसे एक दूसरे नाम से डाला जाता था. जनरली ये ब्रिटिशर का एक चार्टर था, किसी काम को शुरू करने से पहले आपके पास अधिकार, आपको पता हो, वो मूल अधिकार जहां पे काम करते वक्त हर चीज में आपको सपोर्ट मिले, न्याय से भी सपोर्ट मिले, संविधान से भी सपोर्ट मिले, और सबसे बड़ी बात प्रशासन से सपोर्ट. तो आप एज ए सिटीजन उसको कैसे हैंडल करेंगे, लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ये कम से कम ये सारी बातें इस फंडामेंटल राइट में दी है. तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात पता थी कि कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे ये पॉइंट्स डिस्कस होंगे, तो सोर्सेस तो चाहिए होंगे. बिल्कुल वैसे ही से जो ठीक पुराने नाम से जाना जाता है, उसे सबसे पहले मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं, दैट इज मैग्ना कार्टा. इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है. और मैग्ना कार्टा एक ब्रिटिश का ऐसा चार्टर है, ठीक है, ऐसा चार्टर है जहां पे राइट्स को इशू किया गया बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215. सी इट मींस इस तरह की चीजें ऑलरेडी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में इस्तेमाल की जाती थी, तभी वहां से नाम लिया. कार्टा एक पूरा एक समूह, मैग्ना एक चार्टर, जहां पे लाइन से स्टेप बाय स्टेप सबके फंक्शंस लिखे हैं. क्या आपके लिए सही है, क्या जुडिशरी के लिए सही है, क्या आपके लिए स्टेप एप्लीकेबल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एग्जीक्यूटेबल है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये सारी चीजें मिलकर ऑर्गन्स को कैसे संभालता है, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है, कब आपको एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स की जरूरत पड़ेगी वो आपको रियलाइज होगा थ्रू द टॉपिक.
ठीक है, तो मैं आपको बता दूं टोटल फंडामेंटल राइट्स जो इंश्राइंड किए गए हैं पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंश्राइंड किए गए हैं पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 12 से 35 तक है। आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35, ये कभी नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 12 से 35। बट जनरली हम इसका स्टडी स्ट्रक्चर पार्ट आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक। ठीक है, 12 13 स्टेट के जुडिशियल इंस्ट्रक्शंस को लेके बात दी गई है, उसके बारे में भी हम बीच में डिस्कस कर देंगे, परेशान नहीं होइएगा आप सब। बट यहां समझिएगा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये इंशाइन किया गया पार्ट 3 में, यानी बहुत सारे ऐसे पार्ट बनाए गए हैं, उसमें से थर्ड पार्ट दिया गया है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो यहां आपने कवर कर लिया मैग्ना कार्टा, यानी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल से। कभी आपको हिस्टोरिकल बेस्ड क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तो आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स को एक प्रीवियस नाम से भी जाना जाता है जिसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। वेल राइटिंग द मेंस आंसर ये आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैग्ना और कार्टा ये एक स्ट्रक्चर्ड फिलॉसफी है जहां पे आपको चार्टर्स लाइन से इश्यू किए गए, जैसे आपके राइट्स सीरियल वाइज स्टाइल में, 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है। जैसे कम टू टॉपिक आर्टिकल 12 से 35 पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसमें जब काउंटिंग आपके आर्टिकल 14 से स्टार्ट होगी तो आप समझ जाएंगे। राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी, लाइन से जो ये आपको स्ट्रक्चर्ड मिलेगा ना, इसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बाइफिकेट करूंगा, पूरा का पूरा मैं आपके लिए बाइफिकेट करके समझाऊंगा कि बाइफिकेशन कहां से कौन सी चीजें हैं, साथ ही साथ आपको पूरी चीजें बताऊंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, आप ये जानो कि फंडामेंटल राइट्स लेते वक्त, फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते वक्त कितने एवोल्यूशन के पार्ट्स थे, कितनी कमिश्नल मीटिंग हुई, कितनी असेंबलीज हुई, कितने मेंबर्स इन्वॉल्व हुए, कितने प्लान्स को स्किप किया गया, कितने पॉइंट्स को ऐड किया गया, वो आपको पूरी एवोल्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में मिलेगा। पूरी एवोल्यूशन जर्नी में जो साइकिल में बनाई हुई है इसमें आपको मिलेगा। एंड सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट मैं आप लोग के लिए बताऊं क्यों ये जानना जरूरी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री इज द बेसिक सोर्स टू स्ट्रक्चर द कंप्लीट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बेसिक्स आपको जरूर याद होना चाहिए, इवन आप तुरंत समझ जाओगे। स्लाइड के लास्ट में यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों का क्वेश्चन है, देयर यू गेट द सिंपलिस्टिक आइडिया ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर टू आस्क यू द क्वेश्चन। तो आपको लगेगा कि आप कुछ आज ऐसा पढ़े हो जो पॉइंट से बिल्कुल कनेक्टेड है, कुछ भी ऐसा है जो मिस नहीं है। ठीक है, कुछ भी ऐसा है जो बिल्कुल मिस नहीं है। ऑलराइट, चलिए एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस हो रहा था। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पुराने टाइम से, जो हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करी थी। ठीक है, क्यों पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानना जरूरी है, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है पॉलिटिकल हिस्ट्री का मतलब, पहले मैं आपको बता दूं 1950 से पहले का डिस्कशन है, यानी प्री टाइम पीरियड, यानी प्री टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड बोला जाता है, जहां पे आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट अलग है और जहां पे आपको इंडियन पॉलिटी की शुरुआत भी मिलेगी। ठीक है, एनीवेज बैक टू द टॉपिक। तो देखिए प्री इंडिपेंडेंस एरा में द नेहरू रिपोर्ट 1921, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। द नेहरू रिपोर्ट 1928 में देयर इज द नेहरू रिपोर्ट वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने हैं, कौन कौन से पॉइंट को रिमूव करने हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स लाना है, उसी पॉइंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बोलते हैं। पॉलिसीज को ऐड ऑन और रिमूव कराने के प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बोलते हैं। दैट वाज फर्स्ट डिस्कस, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में पहली बार ये चीजें डिस्कस की गई थी जब हमने ये सोचा था कि हमें जाके एक आगे ऐसा प्रशासनिक स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाना है जिसे जाके एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स में ऐड होना है जहां पे लोगों को चैलेंजेस ना है। तो नेहरू रिपोर्ट में पहली बार ये डिस्कस की गई थी, मतलब नेहरू जी ने अपना काइंड ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिखाया था। ऑलराइट, एंड दैट इज इन 1928। सेकंड, अब आपको देखना है कि इसके बाद क्या क्या हुआ। अब 28 के बाद की सीधे जल्दी 1946 में देखिए, बीच में बहुत सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है स्टेप बाय स्टेप, बट कोई नहीं, मिस होगा तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा। सेकंड, यहाँ पे 1946 से 49 आपको अच्छे से पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट, असेंबली की डिबेट हुई, असेंबली में सारे पॉइंट्स को ऐड किए गए हैं। ठीक है, देयर वाज अप्रॉक्स 300 मेंबर्स, देयर वर अप्रॉक्स 300 मेंबर्स। लास्ट में जाके वहां पे 242 समथिंग बैठते हैं, बट देयर वाज कंप्लीट 300 अप्रॉक्स मेंबर्स। लास्ट में तो 200 भी बचते हैं।
ठीक है, कितने सहमत हैं कितने सहमत नहीं है, सारी चीजें पैन डिस्कशन चलता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से एंड आपके पर्सपेक्टिव से। सिंपल जो आपको याद होना चाहिए दैट की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिबेट टाइम इज 1946 टू 49 और असेंबली ने ड्रॉ इंस्पिरेशन एंड सोर्सेस के हुए बिल ऑफ राइट्स जो हमने पिक किया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ब्रिटिश कॉमन लॉ, यानी कुल मिला के कहने की बात है कि यूएस से हमने बोरो किया था आपका बिल ऑफ राइट्स, जिसमें बहुत सारी चीजें राइट्स के रिगार्डिंग ऐड की गई और एक कॉमन लॉ का प्रोसीजर भी हमने लिया था, वो हमने लिया था ब्रिटेन से, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले एवोल्यूशन में आपको पढ़ा, एक शॉर्ट रिवीजन भी आपका हो गया, 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1928 नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या था आपको ध्यान होना चाहिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे शॉर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, उसके बाद सीधा 1946 से लेकर 1949 तक आपको इन शॉर्ट्स याद रखना पड़ेगा, जिसमें यह बात हुई थी कि हमने राइट्स के बारे में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स कहां से कलेक्ट किया था, यूएस और ब्रिटेन। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेस्ट आपको सबको पता है, बच्चे को पता है, छोटे से पता है, ठीक है, बहुत सिंपल है, काफी लोग इसको रट्टा मार लेते हैं। बट एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अडॉप्ट वाली कहानी जो है, दीज राइट्स वर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड एम प्रोमोटिंग द आइडियाज ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें क्या था कि अगर ये आइडिया फोकस किया जाता है तो लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, एडॉप्शन का प्रोसेस अगर आप एडॉप्ट नहीं करोगे तो उसे आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, और एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आपको चैलेंजेस और आउटकम का कैसे पता चलेगा, क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स बना देने से प्रैक्टिकली आपका काम नहीं होता। बट बीइंग एज अ पर्सनालिटी, बीइंग एज अ ऑफिसर, आपको पता होना चाहिए कि आपको वो जो समाज संभालना है वो कितना उस राइट्स के बारे में जानता है। हमारा भारत गजब है, हमारे भारत में कमाल की चीज ये है कि हमारे भारत के पास ऐसा कानून है कि बहुत सारे लोग कानून का मतलब जानते हैं, कानून के अंदर दिए हुए विधियों को नहीं जानते, लेकिन कानून के नाम से सहमति से डरते हैं। हाँ, एक हमारे देश में ऐसा कानून है, ऐसा प्रशासन है जो सबको चला रहा है, सबको प्रशासन से दिक्कत है, लेकिन रहना प्रशासन के अंदर है। हमारा भारत ऐसा है जहां पे इतना बड़ा डाइवर्स होने के बाद सबको एक कॉमन लॉ बता पाना बहुत मुश्किल है, जहां पे अनपढ़ से लेके गवार सारी चीजों को समझता है। लेकिन जब कानून की धाराओं की बात होती है, जब संविधान के आर्टिकल्स की बात होती है, जब संविधान के अधिकारों की बात होती है, तो आदमी कम से कम इतना समझता है कि इतना अधिकार है, जब वो उस अधिकार के लिए न्याय पक्ष में जाएगा तो न्याय पक्ष या न्यायपालिका उसकी मदद करेगी और उसे एक सरल भाषा में समझाएगी। ये सारी बातें इसमें इन्वॉल्व है, चाहे हमने इसे जिस रिफॉर्म से पिक किया हो। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से मैं हमेशा हर क्लास में टिक करते चलता हूं कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको क्या ध्यान रखना है और कैसे याद रखना है। बट मूल अधिकार वो अधिकार जिसे वो बताता है कि आप असल में भारत के नागरिक हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक, अब अमेंडमेंट एंड इसके बारे में भाई अब कोई चीज बनाई गई है तो बदलाव भी हो सकता है, जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, उसके लिए भी कुछ स्ट्रेच पॉइंट्स छोड़े गए। लॉ ऐसा कुछ बनाया गया कि अपने जुडिशियल को रिव्यू कर सकते हैं। 9th शेड्यूल में, जब शेड्यूल अब आ रहा हो, शेड्यूल पढ़ाऊंगा तब ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, इन शॉर्ट बस याद रखिए। 9th शेड्यूल में डिस्कस किया गया जुडिशियल रिव्यू के बारे में, यानी रिव्यू यानी दोबारा से देखने के बारे में। 1951 के 9th शेड्यूल में प्रोटेक्ट करने की भी बात बोली गई है कि आप अपने रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कुल मिला के अमेंडमेंट, चेंजेस और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस आपको तब समझ आएगा जब 3 ऑर्गन्स में मैं आपको जुडिशरी का कॉलम पढ़ाऊंगा। बट इस इवोल्यूशन के साइकिल में आपको ध्यान ये रखना है, अगर फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट की बात हुई, अमेंडमेंट का मतलब चेंज करके एडिट करना या टाइम के अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कराना, बट जो लाइबिलिटी आपको शे की जाएगी वो करेक्ट होनी चाहिए, यानी जो डिमांड्स होगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करनी चाहिए, तभी वो रिफॉर्म चेंजेस एक्सेप्ट किए जाएंगे। और उसमें न्यायपालिका का इन्वॉल्वमेंट 200% तय है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यायपालिका को सुप्रीम गार्जियन या चीफ गार्जियन ऑफ, यानी चीफ गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, उसकी सुप्रीम कस्टडियन है जो सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स कोर्ट उसको देखती है।
ठीक है, अगला इन शॉर्ट्स देख लीजिएगा जजमेंट के बारे में। जब आप इवोल्यूशन का पूरा साइकिल पूछेंगे या पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब बना है तो बदलाव हुआ है, और बदलाव इन हायर लेवल केसेस में हुए हैं। इन हायर लेवल केसेस में केस नंबर 1 गोलकनाथ केस है, इसके अंदर केशवानंद भारती केस है, जहां पे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारियों को लेकर चीजें कोर्ट में डिस्कस की गई है, कोर्ट में चैलेंज भी हुआ है, और इन लोगों ने राज्य को हराया भी है। यानी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है, किस ग्राउंड पे आप जाके कहीं लड़ना चाहते हैं, कोर्ट का दरवाजा आप परफेक्टली खटखटाएंगे और न्यायपालिका आपका साथ देगी, न्याय आपके साथ खड़ा है। यानी कानून अगर आपके साथ एक बार के लिए पीछे हटता है, न्यायपालिका आपके लिए अवेलेबल है। कुल मिला के यानी जुडिशरी कोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो सिर्फ आपको फंडामेंटल राइट्स ऐसे लेके घूमने या समझने के लिए नहीं दिया गया, आपको बेसिकली इस पॉइंट्स को एनकाउंटर करके समझना पड़ेगा कि अक्सर में इसका मतलब क्या है और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाकई ही भारत की जनता को यह बात महसूस करनी पड़ेगी। बट एज ए यूपी एस्पिरेंट्स, आपको यूपीएससी एस्पिरेंट ये डायनामिक्स अपने ब्रेन में फ्रेम करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, ये न्यू राइट्स कैसे ऐड होते हैं इसके लिए बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किया गया था 42, ये आगे एक लेटर डिस्कशन में आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 21वीं शताब्दी में एक फंडामेंटल पॉइंट्स ऐड किया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, काफी आपको न्यूज में सुनने को मिला होगा। 21वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए जो समाज के कई लोगों के हित में था, बट समाज के बहुत सारे उनके विरोधी लोगों के हित में नहीं था। जैसे कि आपको बता दूं LGBTQ कम्युनिटी, जैसे कि मैं आपको बता दूं राइट टू प्राइवेसी को लेके भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, बहुत ज्यादा। और आए दिन अगर केस के बहुत सारे कुछ कोर्ट मैटर्स होते हैं, उसमें न्यूज में बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि यह मामला राइट टू प्राइवेसी का है। जैसे ऐसे वर्ड्स आप सुनेंगे आप तुरंत फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझ जाएंगे। एंड आई होप आपको पता होगा, लास्ट प्रीवियस क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था और करंट अफेयर्स का एक स्लाइड मैंने द हिंदू पे डिस्कस किया था, तो देखते ही मैंने आपको यह पकड़ने की आदत सिखाई थी कि सबसे पहले पेन उठा के ये सर्कल करिए, राइट्स वर्ड लिखा है तो देखिए आगे पीछे एब्सोल्युटली ये फंडामेंटल राइट्स की बात होगी। अब फंडामेंटल राइट्स में आप ये देखिए कि किस पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है, और अगर डिस्कशन हो रहा है तो जुडिशरी कितनी इन्वॉल्व है और एडमिनिस्ट्रेशन कितना इन्वॉल्व है, यानी एग्जीक्यूटिव। तुरंत आप समझ जाएंगे ये एक पूरा कनेक्टिव स्टेटस है इसको पढ़ने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट लिस्ट, यहां पे आपको एब्सोल्युटली फंडामेंटल राइट का पूरा ओवरव्यू पता चलेगा, जहां पे बाइफिकेशंस दिए हुए हैं। मैं आराम से इसको याद करने का भी तरीका बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ऐसा मेंटोर कर रहा हूं कि याद करने से ज्यादा आप इसको मार्क कर लीजिए अपने माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में, कि आपको हमेशा याद रहे। हमेशा तरीके हैं, टाइम लगेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जब आप मल्टीपल रिवाइज करेंगे तो मार्केशन आपके ब्रेन में बढ़ जाएगी। सिर्फ ये लाइन पढ़ने से आपको कॉम्प्लीमेंट्री कंफ्यूजन्स बनी रहेगी। तो आपको देखना 1 से 2 बार तो है कि चीजें किस में कौन से मेंशन है, बट आपको मार्केशन भी करना, आपको ट्रिक भी ऐड करना है। वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से लंबे टाइम तक कैसे सस्टेन रहे, और एक टाइम के बाद तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, हमारे ब्रेन की जो एफिशिएंसी, इसे हम जितना प्रैक्टिस में लाएंगे ये उतना ज्यादा ही एक्सेसिबली काम करेगा। ट्रस्ट रखिए, आप दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यह समझना है कि कौन सा टोन आपके पर्टिकुलर माइंड को हिट करता है, आपसे उसकी टेक्नो मैच करती है और आप उसको फ्रेम कर लेते हैं। सिंपल। इस प्लेटफॉर्म पे इसी चीजों को कंपैटिबल बनाने की बातचीत लगातार चल रही है। चलिए देखिए, ओवरव्यू में देखिए, मैंने आपको बताया था 12 से 35 तक, और यहां हमने कहानी स्टार्ट की है 14 से 12-13 जो राज्य को लेकर कंडीशंस दिए गए हैं वो मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले यहां पे देख लीजिए, जो काउंटिंग होती है राइट्स, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स, राइट इक्वालिटी। यहां पे देखिए, आपको सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक जो बनाना है मिनिमिक्स के स्टाइल में, क्या याद रखना है, यहां पे EQ, यहां पे FR, यहां पे EX, यहां पे FR, यहां पे CU, यहां पे ED, यहां पे CO। दीज आर द कनेक्टिव डॉट्स जो आपको सीधा आर्टिकल के नंबर से कनेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको पढ़ते वक्त भी लगातार याद करा दूंगा, आपको पढ़ते वक्त लगातार याद करा दूंगा। साथ ही साथ फिर ये आपका डिस्क्रिप्शन, पूरा खेल इस ओवरव्यू में मैं आपको बता दूं, सिर्फ FR के नंबर का नहीं है, FR के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है इसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मेंस और प्रीलिम्स में। और याद रखने की कहानी जो होती है, जिसके अंदर का इनिशियल पार्ट है जो आपको रिकॉल करता रहे। सिर्फ हमने राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिया तो नहीं समझेंगे, इक्वालिटी ऑन किस ग्राउंड और कैसे कैसे ग्राउंड्स में दोनों ऑर्गन है, सिटीजन का क्या रोल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। है वो नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव है।
यहां आपका जो बेसिक है कि राइट टू इक्वालिटी, वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 में सिर्फ इक्वालिटी प्रोफेस्ट की बात हुई है, सिर्फ इक्वालिटी प्रोफेस की बात हुई है, इक्वालिटी फेस की बात हुई है। यानी 14, 15, 16, 17 और 18 सिर्फ राइट इक्वल होने की बात करता है, और इक्वल होने के बहुत सारे ग्राउंड्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे इन शॉर्ट्स अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे बिफोर लॉ भी मिलेगा, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी मिलेगा, एबोलिशन मिलेगा, डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे, बट वो टाइटल्स है जो आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, फ्रीडम टच करता है आपका 19 से 22, यानी 19, 20, 21, 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, ये डिस्क्राइब में हम आगे देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन की बात 23 से 24 में, उसके अगेंस्ट आपको कैसे आवाज उठानी है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे किसको नॉक करना है या बोलना है, ये आता है आपका 23 से 24 में। वैसे ही राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है का 25 से 28 में। ठीक है, जिसमें आपको फ्रीडम पूरा चूज करने का ऑप्शन है कि रिलीजन को आप कितनी फ्रीली चूज करते हैं, रिलीजन के साथ लाइफ को आप कैसे मैनेज करते हैं, कोई और कम्युनिटी आपको हैम्पर करती है तो आप उसको कैसे संभालते हैं, या डिस्क्रिमिनेशन की भावना भी फेस करते हैं, या राइट टू रिलीजन चूज करना है तो कौन कौन से चैलेंज है, ये सब इसके अंदर कवर है। ठीक, वैसे ही राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30 में डिस्कस है। एंड अब आते हैं सबसे आखिरी बात कि अगर कोई मामला रिफॉर्म्स का आ गया, अगर कोई मामला चेंज करने का आ गया तो फिर क्या करेंगे, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना होगा। इसकी भी बात इटसेल्फ फंडामेंटल राइट्स में बोली गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब, रेमेडी मतलब ध्यान रखना और टाइम के हिसाब से चेंज करा देना, हो सकता है वो आर्टिकल 32 से 35 के बीच में दिया गया है। मैंने जो बात बोली थी वो साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब EQFR आपको साथ इससे पता चल जाएगा, EXFR कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको कैसे लाइन से याद रखना है तो नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से मैं ये बात बता सकता हूँ। और इफेक्टली मैं आपको याद भी यहाँ पे करा दूंगा आधे घंटे की क्लास में, आपको लोड बिल्कुल नहीं है, बार बार स्लाइड देखो, मेरे सर्कल की पॉइंट्स को देखो, ये फ्रेम हो जाएगा आपके ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट में आपको बहुत सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बैक टू टॉपिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जहां से आप अगर निकाल के एज इट इज भी कॉपी पे लिख लेंगे, बुक में भी पढ़ेंगे आपको फ्रेम्स ऐसे दिखेगा क्योंकि नोट्स इतने सर्कुलाइज बनाए गए, ये उठा के एज इट इज पेस्ट कर लेंगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो भी आपको याद हो जाएगा, सिर्फ आपको पेंसिल चलाना है। नोट्स बनाने से ज्यादा इसकी कनेक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, जो यहाँ मेन नोट्स बने और आंसर में अच्छे से उतरे। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पे, मैंने आपको फिर से बताया था फंडामेंटल राइट की बात, जो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में दिया गया है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, बट इन शॉर्ट्स आपको मिलेगा पढ़ने के लिए इंडियन पॉलिटी में कि पार्ट 3 में अगर ये है तो आगे क्या। पार्ट 4 में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मिल जाएगा, पार्ट 4A में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज मिल जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं आपको याद रखने की जरूरत है, दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब भाई पढ़ना है तो जर्नी तो याद रखनी है। ठीक है, नीचे आपको वो सारी लाइन मिलेगी कहां कहां से कौन सी चीजें पिक की गई थी, तो एक तरीके का शॉर्ट रिवीजन भी है, आपको मालूम चल जाएगा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो मैंने आपको बताया था, ब्रिटिशर्स ने, यानी एब्सोल्युटली ब्रिटिशर्स ने जो नाम दिया था 12 से 15 में। ठीक है, पार्ट 3 में 12 से 35 के बीच में आर्टिकल से बोरोड फ्रॉम यूएसए एंड फ्रांस और सस्पेंडेड। सबसे बड़ी बात मैंने जो आपको बोला था 19, 20, 21, उसमें से 2 ऐसा स्पेसिफिक राइट्स हैं जो एक टाइम पे सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के, सब सस्पेंड हो जाते हैं सिर्फ इन दोनों को छोड़ के, आर्टिकल 20 एंड 21। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में पता चलेगा कि राइट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 क्या होता है, तब उस लेक्चर में आप इस कनेक्टिविटी को समझ जाएंगे। इमरजेंसी में सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड होते हैं सिर्फ इन दोनों को छोड़कर। ठीक है, during emergency and fundamental rights available only to citizens not to the foreigners, which is very very clear। तो आप केस स्टडी की आंसर्स में भी ध्यान रखिएगा, एथिक्स का पेपर जीएस का देंगे तब भी वहां पे ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें मार्केबली चेंज नहीं होगी जब ये प्रिंटेड फॉर्म में रिटर्न है, तो बिल्कुल नहीं होगी। कॉन्फिडेंस के साथ इसको सिर्फ अपने दिमाग में फ्रेम करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से आपको इजीली याद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स अगर आप एक बार इन शॉर्ट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, पहले इक्वालिटी थी, हम अच्छे से जानते हैं, दूसरा फ्रीडम है, ये भी जानते हैं, तीसरा अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा राइट टू रिलीजन, कैसे चूज करना है फ्रीडमली, ये भी बात हुई। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स आपको है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। अब क्या क्या पॉइंट्स इनके नीचे इनबिल्ट है वो आपको डायरेक्टली इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टली है, आपको ऐसे 14 से 18 में दिखेगा, 19 से 22 में देखिए स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन। ठीक है, इन सब पे राइट है,
हमारा पूरा फ्रीडम है। यहाँ प्रोहिबिशन किस किस पे कब प्रोहिबिटेड है, जो हमें नहीं करना है, या एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हम किस पॉइंट्स पे आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ज़बरदस्ती आदमी से कोई काम नहीं कराया जा सकता। ठीक है, वैसे आप घर पे ये सब चीज़ें बोलोगे, मान लो आपके माता पिता से कभी भई से, तो आपने उनको चौड़े मुंह के बोल दिया ऐसा है कि मेरे पास भी फंडामेंटल राइट्स है, ज़्यादा आप लोग कानून मत सिखाइए, आप सबको हम देख लेंगे। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ना करिए। तो ये सब चीज़ घर में ना कर दीजिएगा, घर के अंदर नहीं है ये ऑर्गन्स, और ओनली टू सिटीजन है। घर के अंदर सिटीजन कैसे? घर के अंदर तो आप घर के मेंबर हैं, लेकिन जब बाहर आप समाज में आएंगे तो कानूनी टर्म्स से बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेबल है, उनमें की ये पार्ट है। ठीक है, आगे फ्रीडम ऑफ, आपको फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिसेस प्रोपेगेशंस कुछ भी चूज़ करते हैं, कोई भी धर्म परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी धर्म के लिए राजी हो सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। ये हमने किया था डिस्कस आपको लास्ट क्लास में, कि थोड़ा बहुत मैं आपको पॉइंट्स क्लियर करूंगा लास्ट स्लाइड में। ठीक है, और यहाँ पे वो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में कितने टोटल चेंजेस हो सकते हैं, ये सारी बात, और सिर्फ चेंज करने का काम एक ही आदमी के पास है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही। तो फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन आई होप को आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने यहाँ तक अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब जल्दी ही आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पूरी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, यानी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, क्या और कैसे ज़रूरी है, किस किस ऑर्गन्स के लेवल पे, और आपका क्या रोल है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन बाय। Veranda IAS, where your dream becomes reality.